जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई शहर ना हो, ना इंटरनेट, ना पैसे, ना गवर्नमेंट्स, लिटरली आज के टाइम पे जो भी दुनिया में मौजूद है वो सब कुछ ना हो। और सबसे हैरानी की बात, ये दुनिया हजारों साल पहले की नहीं है, आज भी ऐसी जगह मौजूद है इसी वक्त हमारी इसी धरती पे, घने जंगलों के अंदर, दूर दराज आइलैंड्स पर और ऐसी जगहों पर जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। कुछ लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे उनके पूर्वज हजारों साल पहले जीते थे। इन्हें कहा जाता है दी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, शायद धरती पर बची हुई आखिरी सचमुच इंडिपेंडेंट सोसाइटीज। ऐसे लोग जिन्होंने मॉडर्न दुनिया को रिजेक्ट कर दिया और अलग रहने का फैसला किया। बहुत लोग उन्हें प्रिमिटिव समझते हैं, कुछ लोग उन्हें इंसानी इतिहास का जिंदा म्यूजियम कहते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये लोग खोए हुए नहीं हैं, ये लोग पीछे नहीं रह गए और इन्हें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है। असल में ये हमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास ने उन्हें एक कड़वी सच्चाई सिखाई है कि जब भी सिविलाइजेशन उन तक पहुंची, अपने साथ बीमारियां, हिंसा और तबाही लाई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय हिस्सों के बारे में, जहां सैटेलाइट आसमान से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन पेड़ों के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है धरती पर बची हुई आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स की। बे ऑफ बंगाल के बीच इंडिया से लगभग 1200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हरा भरा आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। पहली नजर में किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा लगता है, सफेद रेत, नीला समंदर, घने जंगल, लेकिन इस खूबसूरत आइलैंड के अंदर छुपा है दुनिया का सबसे अलग थलग समुदाय, सेंटिनेलीज ट्राइब। आज तक किसी को नहीं पता कि इनकी असली पॉपुलेशन कितनी है, शायद 50 लोग, शायद 100 लोग या उससे भी ज्यादा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हजारों साल से ये लोग बाहरी दुनिया से अपने आइलैंड की रक्षा करते आए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि सेंटिनेलीज के पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले अंडमान आइलैंड में आए होंगे। उस वक्त ना इजिप्ट के पिरामिड बने थे, ना रोमन एम्पायर था, ना आज के देश थे और ना कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन। पूरे इतिहास में बड़े बड़े एम्पायर्स आए और चले गए, लेकिन सेंटिनेलीज वहीं रहे, अपने पुरखों की तरह शिकार करते हुए, मछली पकड़ते हुए और जंगल के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर। उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी और अभी भी है। सेंटिनेलीज की लैंग्वेज आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है, कोई भी उसे समझ नहीं पाया। उनकी भाषा आसपास के ट्राइब से भी अलग है, हो सकता है कि वो इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी बची हुई भाषाओं में से एक हो, लेकिन शायद हम कभी इसके बारे में जान नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे हुई हर कॉन्टेक्ट अटेम्प्ट फेल हुई है। 1867 में एक मर्चेंट शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास टूट गया। उसके क्रू मेंबर्स बीच तक पहुंच गए, उन्हें लगा कि शायद बच गए, लेकिन कुछ ही समय बाद जंगल से तीर और भाले लेकर सेंटिनेलीज लोग बाहर आ गए। बाद में ब्रिटिश शिप ने क्रू को रेस्क्यू किया और यहीं से शुरू हुई 150 साल की फेल्ड कॉन्टेक्ट अटेम्प्ट्स की कहानी। सन 1800 के आखिर में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने सेंटिनेलीज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कुछ सेंटिनेलीज लोग को जबरदस्ती पकड़कर आइलैंड से बाहर ले गया। एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग औरत। कुछ ही समय बाद बीमारियों की वजह से वो मर गए। बचे हुए बच्चों को वापस आइलैंड भेज दिया गया। शायद इसी घटना ने सेंटिनेलीज को हमेशा के लिए बाहरी दुनिया पर भरोसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बाहर से आने वाले लोग मौत लेकर आते हैं। बाद में साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दोस्ती करने की कोशिश की। वो कोकोनट्स लेकर गए, बनानास लेकर गए, मेटल्स के टूल्स लेकर गए। कभी सेंटिनेलीज ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया और कभी जंगल से तीर चलाने लगे। उनका मैसेज हमेशा एक ही था, हमसे दूर रहो। हमारे लिए कॉमन कोल्ड एक छोटी बीमारी है, लेकिन अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स के लिए एक छोटा सा वायरस भी पूरे पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कभी इन बीमारियों से नहीं मिला। इतिहास में कई इंडिजिनस कम्युनिटीज इसी वजह से खत्म हो चुके हैं और साइंटिस्ट को डर है कि सेंटिनेलीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। 2004 में इंडियन ओशियन में आई सुनामी ने लाखों लोगों की जान ले ली। अथॉरिटीज को लगा शायद सेंटिनेलीज ट्राइब भी खत्म हो गई होगी। हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर भेजे गए, लेकिन तब एक आदमी जंगल से बाहर निकला। उसके हाथ में धनुष था और उसने हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चला दिया। ये एक अजीब तरह का मैसेज था कि हम जिंदा हैं और हमें अकेला छोड़ दो। हजारों सालों की तरह उन्होंने इस मुश्किल को भी सरवाइव करना सीख लिया था। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ इलीगल तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। उसका मकसद था क्रिश्चियनिटी को फैलाना। उसे कई बार वार्निंग दी गई, लेकिन वो नहीं माना और जब वो आइलैंड के करीब गया तो सेंटिनेलीज वार्डियन ने उस पर हमला कर दिया। उसकी वहीं पर मौत हो गई और उसका शरीर कभी वापस नहीं लाया गया। इंडियन अथॉरिटीज ने भी आइलैंड पर जाकर बॉडी रिकवर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे सेंटिनेलीज लोगों तक बाहरी बीमारी पहुंच सकती थी। आज इंडियन लॉ के तहत नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास जाना मना है, बाहरी लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सेंटिनेलीज लोगों को बचाने के लिए। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ही धरती की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड
अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न के घने जंगलों में एक और रहस्यमयी ट्राइब रहती है। एक ऐसी ट्राइब जिसके पूर्वज एक भयानक कत्लेआम से बचने के लिए जंगल के अंदर गायब हो गए थे और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स में से एक मानी जाती है। उसका नाम है मास्को पीरो और उनकी कहानी और भी ज्यादा पेनफुल है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के दिल में फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न। एक ऐसी जगह जो इतनी विशाल है कि आज भी साइंटिस्ट हर साल यहाँ से नई स्पीसीज डिस्कवर करते हैं। यहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ सैटेलाइट पेड़ों के ऊपर तक ही देख सकते हैं, लेकिन नीचे क्या है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसी इनफाइनाइट जंगल के अंदर रहते हैं मास्को पीरो, दुनिया के सबसे बड़े अनकॉन्ट्रैक्टेड ट्राइब में से एक। लेकिन सेंटिनलीज की तरह ये लोग हमेशा से आइसोलेटेड नहीं थे। कभी इनके पूर्वज बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे, कभी आसपास के लोगों से मिलते भी थे, लेकिन फिर इंसानी लालच ने सब कुछ बदल दिया। 19वीं सदी के आखिर में दुनिया को रबड़ की जरूरत थी। फैक्ट्रीज को, ऑटोमोबाइल्स को, इंडस्ट्रीज को, और अमेज़न बन गया दुनिया का रबड़ का खजाना। रबड़ बारोन्स और कंपनीज जंगल के अंदर घुसने लगी। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था कि जंगल के अंदर लोग भी रहते हैं, उनके लिए बस वो एक ऑब्स्टेकल थे। इंडिजीनियस ट्राइब को गुलाम बनाया गया, उनसे जबरदस्ती काम कराया गया, गाँव जलाए गए और हजारों लोगों को मार दिया गया। मर्दों को मारा गया, औरतों और बच्चों को उठाया गया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को मिटा दिया गया। और इसी खूनी दौर से बचने के लिए मास्को पीरो के पूर्वज और भी घने जंगल के अंदर चले गए। वो कभी वापस नहीं आए। उन्होंने मॉडर्न दुनिया से रिश्ता खत्म कर दिया और जंगल को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिए। कई सालों तक लोगों को सिर्फ उनके बारे में कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन फिर किसी को नदी के किनारे पैरों के निशान मिलते, किसी को टूटे हुए तीर, कभी किसी ने दूर से आवाजें सुनी, कभी किसी को छोड़े हुए कैंप दिखाई दिए, लेकिन लोग कभी नहीं दिखे, जैसे वो जंगल के भूत हों। और फिर 20वीं सदी के आखिर में उनकी साइटिंग बढ़ने लगी। कभी बच्चे पेड़ों के पीछे से देखते हुए नजर आए, कभी आदमी नदी के किनारे खड़े मिले। उनके हाथों में बड़े बड़े धनुष होते हैं, लेकिन वो पास नहीं आते, वो बस देखते हैं और फिर जंगल के अंदर गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। किसी को नहीं पता मास्को पीरो की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, शायद कुछ 100 लोग या शायद 700 से भी ज्यादा। वो सब एक जगह नहीं रहते, मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल से फूल और फलों को इकट्ठा करते हैं और पाल्म के पत्तों और लकड़ी से टेम्पररी घर बनाते हैं। जंगल ही उनका बाजार है, जंगल ही उनका हॉस्पिटल है, जंगल ही उनका स्कूल है और जंगल ही उनकी पूरी दुनिया है। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग एग्रेसिव हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये एग्रेशन नहीं बल्कि डर है। एक ऐसा डर जो जनरेशन से जनरेशन तक पहुंची हुई है। उनके पूर्वज ने कत्लेआम देखे, गुलामी देखी और अपने लोगों को मरते हुए देखे। सोचो, अगर तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें बताया हो कि अजनबी लोग मौत लेकर आते हैं, तो तुम क्या उन पर भरोसा करोगे? शायद नहीं, और शायद मास्को पीरो भी नहीं करते। 2011 में पीरो के मात्रितिजियोस रीजन में सैको फ्लोर्स नाम का एक आदमी जो एक नेबरिंग इंडिजीनियस कम्युनिटी से था, मास्को पीरो के साथ दूर से गिफ्ट्स एक्सचेंज करता था, कभी बनानास, कभी छोटी मोटी चीजें। लेकिन एक दिन अचानक से एक तीर आकर उसके शरीर में लगा और उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ आज तक किसी को नहीं पता। शायद हो सकता है कि डर के कारण, शायद गलतफहमी, या फिर सिर्फ एक वार्निंग, हमसे दूर रहो। आज मास्को पीरो के लिए सबसे बड़ा खतरा आउटसाइडर नहीं है, बल्कि जंगल का खत्म होना है। इलीगल लॉगिंग, गोल्ड माइनिंग और नए रोड्स के लिए जंगल को काटना। हर साल अमेज़न छोटा हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां जहरीली हो रही हैं और उनके रहने की जगह कम होती जा रही है। इसी वजह से आजकल वो पहले से ज्यादा नजर आने लगे हैं। वो बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास भागने के लिए जगह कम होती जा रही है। और ये बात साइंटिस्ट को डरा रही है, क्योंकि इतिहास ने दिखाया है कि जब आइसोलेटेड ट्राइब्स अचानक कांटेक्ट में आती हैं, तो कई बार पूरी कम्युनिटी कुछ ही सालों में खत्म हो जाती है। कई सालों तक मास्को पीरो सिर्फ कहानियों का हिस्सा थे। फिर दुनिया ने पहली बार उनकी तस्वीरें देखी, नदी के किनारे खड़े आदमी, बच्चे पेड़ों के पीछे से झांकते हुए, हाथों में बड़े धनुष। ये तस्वीरें क्यूरियोसिटी के लिए नहीं ली गई थी, ये एक वार्निंग थी, एक सबूत कि ये लोग वाकई मौजूद हैं और उनके जंगल को बचाना जरूरी है। अमेज़न में ऐसे ही कई और ट्राइब्स हैं, कुछ के नाम हमें पता है और कुछ के नहीं। कुछ सिर्फ हवा से ली गई तस्वीरों में दिखाई दिए हैं, कुछ के बारे में हमें सिर्फ पैरों के निशान और छोड़े हुए कैंप से पता चलता है। और इन्हीं रहस्यमयी लोगों के बीच ब्राजील के एक जंगल में एक ऐसा इंसान रहता था जो पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। न उसकी लैंग्वेज कोई समझता, न उसके ट्राइब का नाम किसी को पता था। और जब उसकी मौत हुई तो उसके साथ एक पूरी सिविलाइजेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, द मैन ऑफ द होल। और उसकी कहानी शायद इंसानी इतिहास की सबसे दुखद कहानियों में से एक है, द मैन ऑफ द होल। एक ऐसा इंसान और उसके साथ खत्म होती हुई एक दुनिया। अमेज़न के घने जंगलों के अंदर ब्राजील और बोलिविया की बॉर्डर के पास एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका नाम है
तानारू। उसके ऊपर से देखने पर यह जगह किसी और रेन फॉरेस्ट की तरह ही लगती है। घने पेड़, छोटी नदियां और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कई सालों तक छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक आदमी जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी और शायद कोई दोस्त भी नहीं। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, और दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, द मैन ऑफ द होल। कभी वो अकेला नहीं था, कभी उसके साथ ट्राइब के लोग भी थे। लेकिन 1970-80 के दशक में रैंचर्स और लैंड ग्रैबर्स ने अमेज़न के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जंगल काटे गए, गांव बर्बाद किए गए और कई इंडिजिनियस ट्राइब पर हमला हुए। कई रिपोर्ट में कत्लेआम का जिक्र मिलता है। पूरे के पूरे समुदाय को मिटा दिया गया और धीरे धीरे उस ट्राइब के सब लोग मर गए। सिर्फ एक आदमी बच गया और उसने फैसला किया कि वो अकेला ही जंगल में जाएगा, बाकी दुनिया से दूर। ब्राजील की इंडिजिनियस प्रोटेक्शन एजेंसी FUNAI को जब भी उसके छोड़े हुए घर मिलते तो उन्हें एक अजीब चीज नजर आती। हर घर के अंदर या पास एक गहरा गड्ढा, लगभग 6 फीट गहरा। किसी को नहीं पता था कि इन गड्ढों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, शिकार के लिए, किसी रिचुअल के लिए या किसी और वजह से। आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसी वजह से उस आदमी को नाम दिया गया द मैन ऑफ द होल। पुराने जमाने की तरह अथॉरिटीज ने उसे पकड़ने या सिविलाइजेशन में लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक अलग फैसला लिया, उसे अकेला छोड़ दिया गया और उसके बाद वो जहाँ भी रहता उस जगह की रक्षा की गई। FUNAI के एजेंट्स दूर से उस पर नजर रखते थे, कभी कभी उसके लिए टूल्स छोड़ देते थे ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन उसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि वो साफ तौर पर अकेला रहना चाहता था। जब भी कोई पास आता वो गायब हो जाता, कभी कभी हमला कर देता, जैसे कह रहा हो मुझे अकेला छोड़ दो। 2018 में अथॉरिटीज ने एक वीडियो रिलीज की। वीडियो में वो आदमी दिखाई दिया, लंबी दाढ़ी, मजबूत शरीर और हाथ में कुल्हाड़ी। वो एक पेड़ काट रहा था, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल शांत। शायद उसे पता भी नहीं था कि कैमरा उसकी तरफ देख रहा है, या शायद पता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये वीडियो सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की आखिरी झलक थी। एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में हजारों सालों की यादें थी, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ वही समझता था, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने वाला अब कोई नहीं था। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारी बात समझने वाला कोई ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई परिवार ना हो और कोई तुम्हारी लैंग्वेज तक ना बोलता हो। शायद ये धरती की सबसे अकेलापन था। अगस्त 2022 अथॉरिटीज उसके शेल्टर तक पहुंची और वहाँ वो अपनी हैंग में लेटा हुआ था, शांत। उसके शरीर पर किसी हिंसा का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सो गया हो और फिर कभी ना उठा हो। उसकी उम्र लगभग 60 साल मानी गई और उसकी मौत के साथ सिर्फ एक आदमी नहीं मरा, एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एक लैंग्वेज, एक कल्चर, हजारों सालों का ज्ञान, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई किताब नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई याद रखने वाला नहीं, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ब्राजील के अमेज़न में दुनिया के सबसे ज्यादा अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ 100 से भी ज्यादा आइसोलेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं। कुछ के बारे में हमें सिर्फ एरियल फोटोग्राफ से पता चलता है, कुछ के बारे में सिर्फ पैरों के निशान और छोड़े हुए कैंप से, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम तक नहीं पता। शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि ब्राजील नाम का भी कोई देश है या दुनिया में और भी लोग रहते हैं। उनके लिए बस जंगल ही सब कुछ है। जवारी वैली के घने जंगलों में एक और एसमे ट्राइब रहती है जिसे आउटसाइडर ने नाम दिया फ्लैचिरोज, यानी पीपल ऑफ द एरोज। ये नाम उन्होंने खुद नहीं रखा, ये नाम बाहरी लोगों ने दिया क्योंकि उनके साथ लगभग हर एनकाउंटर के अंत में तीरों से हमला हुआ। किसी को उनकी लैंग्वेज नहीं पता, किसी को उनकी ट्रेडिशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, वो कांटेक्ट करना नहीं चाहते और शायद इतिहास को देखते हुए उनके पास इसके पीछे अच्छी वजह है। और उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इंसान की बढ़ती हुई जरूरतें हैं। इलीगल लॉगिंग, गोल्ड माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज। हर साल जंगल और छोटा होता जा रहा है और हर गिरता हुआ पेड़ इन ट्राइब्स की दुनिया को और छोटा कर रहा है। एक दिन शायद उनके पास भागने के लिए कोई जगह भी ना बचे और फिर उन्हें मजबूरन मॉडर्न दुनिया का सामना करना पड़े। दुनिया के दूसरे कोने में इंडोनेशिया और न्यू गिनिया के पहाड़ों के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने काफी समय तक बाहरी दुनिया को कभी नहीं देखा था, और जब उन्होंने उड़ते हुए एरोप्लेन्स देखे तो उनके लिए वो किसी आत्मा या देवता से कम नहीं थे। और उनकी पहली मुलाकात जब मॉडर्न दुनिया से हुई तो उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी और उनकी कहानी उतना ही हैरान कर देने वाली है। जब हम दुनिया के मैप्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि इंसान धरती के हर कोने में जा चुका है, हर कॉन्टिनेंट डिस्कवर हो चुके हैं, हर ओशियन को पार किया जा चुका है और
सैटेलाइट्स आसमान से लगभग हर जगह को देख सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, और उनमें से सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है न्यू गिनिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां घने जंगल हैं, बर्फ से ढके पहाड़ हैं और गहरी घाटियां हैं, जहां पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल है। हजारों सालों तक यहाँ अलग अलग ह्यूमन सोसाइटी एक दूसरे से भी अलग होकर रहती रही। यहाँ 800 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, यानी दुनिया की लगभग 10% लैंग्वेज इसी आइलैंड पर मौजूद है। और कई कम्युनिटीज तो ऐसी थी जिन्होंने 20वीं सदी तक मॉडर्न दुनिया को देखा ही नहीं था। 1930 के दशक में एडवेंचरर्स और पायलट्स न्यू गिनिया के ऊपर से उड़ रहे थे। उन्हें लगा कि नीचे सिर्फ जंगल ही जंगल होगा, लेकिन अचानक उन्होंने नीचे कुछ ऐसा देखा जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। घाटियों के अंदर हजारों लोग खेतों में काम करते हुए, पूरा गाँव, पूरा समुदाय, ऐसे लोग जिनके बारे में बाहरी दुनिया को अभी तक कुछ पता नहीं था। और शायद उन लोगों को भी बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। उनके लिए उनका जंगल ही पूरी दुनिया थी। और फिर पहली बार उन्होंने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन्स देखे, लोहे के बड़े बड़े परिंदे, ऐसा दृश्य जैसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ लोगों के लिए ये कोई देवता था, कुछ के लिए कोई आत्मा, और कुछ के लिए एक ऐसा राज जिसका जवाब उनके पास नहीं था। इंडोनेशिया के पापुआ के घने जंगलों के अंदर रहते हैं कोरोवाई लोग। दुनिया को उनके बारे में 1970 के आसपास पता चला, और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थे उनके घर। ये लोग जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों के ऊपर घर बनाते हैं। कुछ घर 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बने होते हैं। ऐसे घर जो किसी मॉडर्न इंजीनियर को भी हैरान करते हैं। बाहर से बचना, जंगली जानवरों से बचना और कभी कभी दुश्मन ट्राइब से बचना, उनके लिए जंगल ही सब कुछ था। खाना, दवाई, कपड़े और जीवन। जब मिशनरीज और रिसर्चर्स पहली बार कोरोवाई लोगों तक पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदलने लगी। स्टील के टूल्स आए, कपड़े आए, मॉडर्न मेडिसिन आई, और धीरे धीरे एक नई दुनिया उनके सामने खुलने लगी। कुछ कम्युनिटीज ने मॉडर्न दुनिया को अपना लिया, लेकिन कुछ ने दूर रहना पसंद किया। वो पुरानी और नई दुनिया के बीच रहने लगे, ना पूरी तरह ट्रेडिशनल ना पूरी तरह मॉडर्न। बहुत लोग सोचते हैं कि कांटेक्ट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहती है। हर कांटेक्ट के साथ सिर्फ नए टूल्स और मेडिसिन नहीं आते, साथ में आती हैं बीमारियां, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस और कई बार ऐसी बीमारियां जिनके खिलाफ आइसोलेटेड कम्युनिटीज के पास भी कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती। कई ट्राइब्स ने कुछ ही सालों में अपनी आधी पॉपुलेशन खो दी, और हर मौत के साथ एक लैंग्वेज हमेशा के लिए खो गई, एक कहानी खत्म हो गई, एक गीत हमेशा के लिए चुप हो गया। ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या आज भी धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में साइंस को कुछ नहीं पता? जवाब है शायद, लेकिन हॉलीवुड की तरह नहीं। कोई छुपा हुआ किंगडम नहीं, कोई सीक्रेट सिटी नहीं, शायद कुछ छोटे ग्रुप जो हमसे जानबूझकर दूर रहना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आज भी जिंदा हैं। सैटेलाइट्स और मॉडर्न रिसर्च ने अमेज़न के नीचे अजीब पैटर्न खोजे हैं, पुरानी सड़कें, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर और बड़े बड़े अर्थवर्क्स। ये सबूत देते हैं कि एक समय अमेज़न में लाखों लोग रहते थे, बड़े समुदाय, एग्रीकल्चर, ट्रेड नेटवर्क और शायद छोटे छोटे शहर भी। लेकिन यूरोपियन डिसीजेस और कॉन्क्वेस्ट ने सब कुछ बदल दिया, और हो सकता है कि उन्हीं पुराने लोगों के वंशज आज भी जंगल के अंदर कहीं छुपे हुए हों। हम अक्सर पूछते हैं ये ट्राइब्स मॉडर्न दुनिया में क्यों नहीं आती? सही सवाल कुछ और है, क्यों आए? मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें बहुत कुछ दिया है, मेडिसिन, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसी सिविलाइजेशन ने हमें वॉर्स भी दिए हैं, पॉपुलेशन भी दिया, क्लाइमेट चेंज भी दिया और न्यूक्लियर वेपन भी। ये ट्राइब्स पीछे नहीं है, वो हमसे कम इंटेलिजेंट नहीं है, वो बस अलग है। उन्होंने एक अलग तरह की जिंदगी चुनी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें जंगल ही सब कुछ है, और शायद उनके फैसले की इज्जत की जानी चाहिए। सेंटिनेलीज कभी हमारे शहर में नहीं आए, मास्को पीरो कभी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किए, द मैन ऑफ द होल ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हम ही थे जो उनके पास गए, हम ही उनके जंगलों तक पहुंचे, और कई बार हम अपने साथ लाए बीमारियां, हिंसा और तबाही। आज भी दुनिया में लगभग 100 के आसपास अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स मौजूद हैं, लेकिन हर साल उनकी दुनिया और छोटी होती जा रही है। इलीगल लॉगिंग, गोल्ड माइनिंग, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई इंसानी आबादी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो शायद एक दिन धरती से आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, और उसके साथ हो जाएंगी वो कहानियां, वो भाषाएं और वो राज जो शायद कभी दोबारा सुनने को ना मिले। और शायद धरती का सबसे बड़ा मिस्ट्री कभी सॉल्व होने के लिए बना ही नहीं था, शायद उसे बस समझने और उसकी इज्जत करने की जरूरत है। इंसान ने एवरेस्ट की चोटी छू लिया, चांद पर कदम रख दिया, मार्स तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, हम यूनिवर्स में एलियंस की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हमारी अपनी धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, जिनके गीत सिर्फ उनके अपने लोगों ने सुना, जिनकी कहानियां कभी किताबों में नहीं लिखी गई। और शायद ये सब कुछ हमेशा के लिए खो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये
लिए है। क्या हमें उन तक पहुंचना चाहिए? उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए? कई सालों तक गवर्नमेंट्स और मिशनरीज का मानना था कि आइसोलेटेड ट्राइब्स को मॉडर्न दुनिया में लाना जरूरी है, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें मॉडर्न मेडिसिन देना, उन्हें सिविलाइज्ड बनाना। लेकिन इतिहास ने दिखाया, जहाँ भी जबरदस्ती कांटेक्ट हुआ वहाँ बीमारियां फैली, कम्युनिटीज टूट गई, कल्चर खत्म हो गए और कई ट्राइब्स कुछ ही सालों में हमेशा के लिए गायब हो गए। इसी वजह से आज कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इंडिजिनियस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि सबसे अच्छा कांटेक्ट नो कांटेक्ट है। अगर कोई ट्राइब खुद बाहर नहीं आना चाहती तो उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया रुक नहीं रही। अमेज़न के जंगल को हर साल काटा जा रहा है, माइनिंग कंपनीज नए इलाकों तक पहुंच रही है, इलीगल लॉगर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स उनके टेरिटोरीज के करीब आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज रिवर को बदल रहा है, वाइल्ड फायर जंगल को जला रही है और धीरे धीरे वो जगह भी खत्म हो रही है जिन्होंने हजारों सालों तक इन लोगों को सेफ रखा। इसलिए आज कई ट्राइब्स कांटेक्ट नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है एक दिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे। हम स्मार्टफोन्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन इसी दुनिया में हर साल वॉर्स भी होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ता है, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और क्लाइमेट चेंज पूरी धरती को बदल रहा है। और फिर हम उन ट्राइब्स को देखते हैं जो बिना पैशन के जीते हैं, जो जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत हो, वो प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। शायद एडवांस होने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता, शायद एडवांस होने का मतलब ये भी है कि हम दूसरों के जीने के अधिकार की इज्जत कर सकें। सोचो, एक लैंग्वेज जो हजारों सालों तक बोली जा रही हो और एक दिन उसका आखिरी बोलने जाने वाला इंसान मर जाए, उसके साथ वो लैंग्वेज भी मर जाए, उसके गीत, उसकी कहानियाँ, उसके पुरखों की यादें, सब कुछ जैसे वो कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक ट्राइब की मौत नहीं होती, ये इंसानी इतिहास एक हिस्सों की मौत होती है, एक ऐसा चैप्टर जो दोबारा कभी नहीं लिखा जा सकता। आज भी धरती पर लगभग 100 के आसपास अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स मौजूद हैं, कुछ अमेज़न के घने जंगलों में, कुछ पापुआ के पहाड़ों में और कुछ इंडियन ओशियन के आइलैंड्स पर, जो हमारी तरह ही इंसान हैं। उनके सपने हैं, उनका डर है, उनके अपने गीत हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं, बस उन्होंने एक अलग जिंदगी चुनी है और शायद ये उनका अधिकार है। शायद एक दिन हम मार्स पर कॉलोनीज बना लेंगे, शायद हम दूसरे स्टार्स तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश कर रहे होंगे तब भी हमारी अपनी धरती पर कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होंगी जो आंसर्स के लिए नहीं बनी, कुछ दुनिया ऐसी होंगी जो डिस्कवर होने के लिए नहीं बनी और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस एक चीज चाहते हैं, शांति, आजादी और अपनी तरह जीने का अधिकार। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हमारी क्यूरियोसिटी नहीं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि हर मिस्ट्री को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, कुछ मिस्ट्रीज को बस समझना और उनकी इज्जत करना ही काफी होता है। और शायद धरती की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हमें ये सबक सिखाते हैं। हम शायद उनके बारे में सब कुछ कभी न जान पाए और शायद ये सबसे अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।